नमस्कार जी, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। रात के 9:30 बज चुके हैं। मैं हाजिर हूं जी पंजाब के सी पर। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कैसे हैं जी? यशपाल राव जी, राजेश गंगोत्रा जी, वशिष्ठ कोहल, सबसे पहले जुड़ने वाली टीम है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। विपिन अत्री जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं राहुल जी। निहाल ठाकुर जी, विपिन अत्री जी, श्याम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। अरुण शर्मा जी, गोविंद सिंह पठानिया जी, अभिनव शर्मा जी, और अमित कौशल जी, नर्मदा शर्मा जी, नवदीप गोयल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दीना राम जी, नमस्ते। संजय कुमार चौधरी जी, कैसे हैं आप? भूरी सिंह जी, हाउ आर यू? सनी के आर वर्मा, सनी कुमार वर्मा, दिनेश राजपूत रनौत, कुमारी सोनू जी, कुमारी सोनू, मनोहर निषाद, संजय कौशल, भगवान दास वर्मा जी, राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। हरीश ठाकुर जी, विक्रम कौंडल जी, विनय आचार्य जी, कौलदास जी, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। कई चीजें मेरे पास आ रही है। भूपेंद्र जी, कुलदीप जी, वंदना जी, उमेश शर्मा जी, मिट्टू मिट्टू जी, प्रदीप कौशल जी, बीनसपुरी जी, आपके सबके कमेंट्स मेरा देख नहीं पा रहा हूं। विकास ठाकुर जी, वंदना कंवर जी, स्मृति जी, क्योंकि अभी मुझे कुछ चीजें दिख नहीं रही हैं। चौधरी रीना जी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। सचिन इंदौरिया जी, मोहन जी, ठाकुर, नीतू ठाकुर, पूर्णा ठाकुर, काकू नेगी, बबली डोगरा जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। और आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे, वो करेंगे आज, मैं शुरू में बता दूं, आज हम 3-4 मुद्दों को टच करेंगे। एक तो जल रक्षकों का मुद्दा हम पकड़ेंगे, और उसको हमने लगातार पकड़ा हुआ है। एनएचएम का मुद्दा हमने पकड़ा हुआ है। और एक जो है मुद्दा हम और पकड़ रहे हैं, ये कंप्यूटर लेक्चरर्स का जो मामला है, चाहे इसमें वो पीजीटीआईपी है, चाहे जिन्होंने लगना है, चाहे जो लगे हुए हैं, और चाहे जो लगकर भी परेशान है, कंप्यूटर टीचर्स, तमाम 3 वर्ग हैं इसमें। एक जो है जिन्होंने प्रमोट होना है, एक है जो लगे हुए हैं, और तीसरा वर्ग है जिन्होंने लगना है। क्या विसंगतियां हैं पूरे कंप्यूटर टीचर्स के मामले में हिमाचल प्रदेश में, इसकी आज विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपना जो राय है उसको कमेंट करते रहिए, सो दैट कल हम इनको कंपाइल करके संबंधित डिपार्टमेंट को और माननीय मुख्यमंत्री को भेज सकें, ताकि इनको पता लग सके कि कितने लोगों की समस्या है, और उसके आधार पे जो है को प्रायोरिटी के आधार पर आपकी समस्या का कोई हल हो सके। हम लोग यही प्रयास कर सकते हैं जिसको हम करते हैं। बाकी चीजें आपके हाथ में है। एनएचएम वालों की एक मीटिंग चल रही है जी, उसका थोड़ा अपडेट देंगे आपको, और आपको यह भी बताएंगे कि किस आईजी ने, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जो है 1.5 करोड़ की ठगी करी है, और उसको पकड़ने के लिए पुलिस क्या क्या पापड़ बेल रही है। और स्कूल खोलने को लेकर एक बार फिर से संशय की स्थिति पैदा हो गई है हिमाचल प्रदेश में। ये क्योंकि नई गाइडलाइंस है सेंटर की स्कूल खोलने को लेकर, उसके बाद जो है एक बार फिर से सेकंड थॉट होना बड़ा जरूरी हो गया है यहाँ पे, और ये देखना होगा कि ये क्या है क्या नहीं है। इस पूरे मामले को बताएंगे। आज जो है रणनीति में जुटा हुआ है एनएचएम संघ, अभी इस समय उनकी बैठक चल रही है। क्या रणनीति बनी है उसकी बात करेंगे। आधी रात को बगलामुखी मंदिर में चन्नी ने हवन यज्ञ करवाया है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस लिए करवाया है। अब ये देखना अलग बात है कि वो सिद्धू से परेशान है या सत्ता को लेकर परेशान है। सत्ता को लेकर वो दावे लगातार कर रहे हैं कि हम सत्ता में लौट रहे हैं, लेकिन सिद्धू जो है मुखर है। तो चन्नी और सिद्धू की जो आपस की खींचतान है, उसके बीच में चन्नी तीसरी बार 1 महीने के भीतर बगलामुखी पहुंचे हैं। और आज कोविड ने 3 माह के एक बच्चे में 7 लोगों की मौत जो है वो हुई है कोविड से, लेकिन रिकॉर्ड संख्या में रिकवरी हुई। आज 2470 लोग रिकवर हुए हैं। एक एक करके सारी चीजों को लेंगे, लेकिन पहले मैं आपके लिए जो है इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है वो कोविड से संबंधित दे दूं। फिर हम जो है एंड में इस मुद्दे पे आएंगे, जो हमारे 3 मुद्दे जो है कर्मचारियों से संबंधित है, चाहे वो एनएचएम वाले हैं, चाहे ये कंप्यूटर टीचर्स वाला मामला है वो, और जल रक्षकों वाला मामला। जल रक्षकों का एक वीडियो हमने आपको दिन में दिखाया अभी तक, इतनी मुश्किल से जो आपके घरों में पानी पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी मार्मिक चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे हाथ लगी है, उसको भी जो है आपकी नजर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं बात कर लूं कोविड की। हिमाचल प्रदेश में आज 816 नए केसेज आए हैं, और 7 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 3 माह का एक बच्चा भी है। इन 7 डेथ में से 3 डेथ शिमला में हुई है। 3 माह का बच्चा भी शिमला में है जिसकी जान गई है, और 43 साल के मेल है। देखिए ये 2 डेथ जो चिंता में डालती है। 81 साल के मेल है। सोलन में 1 डेथ हुई है, 1 डेथ हमीरपुर में, 1 मंडी में और 1 कुल्लू में जी। तो ये जो है 7 डेथ आज हुई है, और कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में अब डेथ का जो आंकड़ा है वो 4000 पार कर गया है। ओवरऑल आंकड़े की हम बात करें तो ये 4000 पार कर गया है। और
जो केसेज है नए वो 816 आए हैं, लेकिन रिकॉर्ड रिकवरी हुई है और 2470 लोग रिकवर हुए हैं। आज मैं इसी से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि रिकवरी अच्छी बात है। 126 लोग रिकवर हुए हैं बिलासपुर में और नए केसेस 79 आए हैं। 62 लोग रिकवर हुए हैं चंबा में, 20 नए केसेज आए हैं। 428 लोग रिकवर हुए हैं हमीरपुर में और 175 नए केसेज आए हैं। 319 लोग रिकवर हुए हैं कांगड़ा में, 167 नए केसेज आए हैं। 44 रिकवर हुए हैं किन्नौर में, 14 टोटल नए आए हैं। 16 नए आए हैं कुल्लू में और 62 रिकवर हुए हैं। 20 नए आए हैं लाहौल स्पीति में, लंबे अरसे बाद लाहौल स्पीति में लंबे ज्यादा केसेज आए हैं। 3 लेकिन वहां भी रिकवर हुए हैं। 224 की रिकवरी है मंडी की, 71 नए केसेज हैं। 652 की रिकवरी है शिमला की, 127 नए केसेज हैं। 223 की रिकवरी है सिरमौर की और 41 नए केसेज हैं। 204 लोगों की रिकवरी है सोलन की, 33 नए केसेज हैं। और ऊना में 123 लोग रिकवर हुए हैं और 53 नए केसेज हैं। 816 नए केसेज हैं, 2470 नए जो रिकवरी है हुई है। सैंपल आज 6669 ही लिए गए। आज भी 7000 से कम सैंपलिंग है। पिछले 3-4 दिन से सैंपलिंग औंधी पड़ी हुई है। एनएचएम कर्मचारियों की जो एक दिन की हड़ताल थी उसका भी असर इस पे पड़ा है, बल्कि उस दिन तो रिपोर्ट भी नहीं आई थी जिस दिन इनकी थी 2 तारीख को इनकी हड़ताल थी, तो उस दिन तो रिपोर्ट भी नहीं आई थी डिटेल में लेकर। लेकिन कुल मिला के मौतों का जो आंकड़ा है प्रदेश में वो लगातार ऊपर जा रहा है। धीरे धीरे हमें पता भी नहीं ले रहा है, लेकिन आंकड़ा जो कुछ दिनों बाद लगता है तो वो बढ़ा हुआ लगता है। 4000 पार कर गए। 4009 डेथ टोटल जो है हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। 93 डेथ जो है बिलासपुर में, 167 चंबा में, 315 हमीरपुर में, 1217 डेथ हो चुकी है कांगड़ा में, किन्नौर में 40 और कुल्लू में 161, लाहौल स्पीति में 18, मंडी में 486, शिमला में 690, सिरमौर में 217, सोलन में 331 और ऊना में 274 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये आंकड़े हैं अब तक के। 2,75,496 लोग, 2.25 लाख लोग जो हैं अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। ये अपने आप में जो है आंकड़े जो है अगर आप देखें ओवरऑल तो ये चिंता में तो डालते ही हैं। चिंता जो है अब यंग डेथ्स को लेकर भी है हिमाचल प्रदेश में, ये परेशानी है। बिलासपुर में जो आज डेथ आई है, मैं आपके कमेंट सबके देख रहा हूँ जी, टीजीटी वालों के भी सबके जी, और मैं ये सपोर्ट चाहता हूँ आप इसको कमेंट करते रहिए। मैं बस इस 2 मिनट में इसको जो है निपटाऊंगा। बिलासपुर में जो आज केसेज आए हैं मोटा मोटी जो है मैंने उनकी आपको सबको डिटेल दे दी। ये जो है अगर लॉन्ग डिटेल आपको चाहिए होगी तो बाद में जाएंगे जी। और एक जो है बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि हिमाचल प्रदेश में एक तरफ तो कवायद हो रही है छोटे स्कूलों को खोलने की। छोटे स्कूल बोले तो पहली से लेकर 8वीं तक के 9th 10th 11th के स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं। लेकिन इसी बीच में आज केंद्र ने एक गाइडलाइन जारी करी है और उस गाइडलाइन के बाद जो है ये देखना होगा कि अब जो है क्या सरकार अगला फैसला लेती है, क्योंकि केंद्र ने स्पष्ट कहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है केंद्र का, उन्होंने कहा है, आईसीएमआर की भी गाइडलाइन है ये, कि जहां 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है वहीं स्कूल खोलें, वही स्कूल खुले। एडवाइजरी है, हालांकि इसमें दूसरा पक्ष ये भी रहता है कि राज्य अपने रिस्क पे जो करना चाहे वो करें, ये रहता है। लेकिन ये क्लियर कट एडवाइजरी है कि जहां 5% से कम केसेस हैं वही स्कूल खुलेंगे, बाकी अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी। हमारे यहां की बात करें तो ओवरऑल जो है 15% से ऊपर स्टेट का पॉजिटिविटी रेट चला हुआ है। बिलासपुर का इस समय जो है 6% है, 5.7% है इस वीक का, और हमीरपुर का 7.5% है। चंबा माफ कीजिए, चंबा का 7.5% है, हमीरपुर का जो है वो 11% है। और इसके अलावा जो कांगड़ा है, कांगड़ा का 16.10% पॉजिटिविटी रेट है। किन्नौर का भी जो है 7% चला हुआ है। कुल्लू का जो है 9% चला हुआ है। मंडी का 18% के आसपास जो है एवरेज है, 15 से 20 के बीच में एवरेज है। इसको एवरेज 15 से 30 के बीच में है तो इसको 18 हम रख रहे हैं। लेकिन शिमला का भी 16% है, सोलन का 10% पॉजिटिविटी रेट है, सिरमौर का 10% से ऊपर है, ऊना का जो है 7.95 यानी लगभग 8% जो है वहां का पॉजिटिविटी रेट है। ऐसी स्थिति में 5% वाला मामला कहां सही बैठता है कहां नहीं, ये देखना होगा। और निश्चित तौर से सरकार जो है इसको जो है अपने ध्यान में रखेगी। इसका फर्क क्या पड़ेगा मैं आपको बताऊं। 9th 10th 11th 12th इनके स्कूल जो हैं तो खुल गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस पे ऊपर को ज्यादा असर जो है इस 5% वाली गाइडलाइन का पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वर्ग जो है 2-3 दिन में हमारे यहाँ फुली वैक्सीनेटेड हो जाएगा, तो दैट मीन दैट दे विल बी मोर सेफर। लेकिन फिर छोटे बच्चों को लेकर चिंता रहेगी, और उसमें सरकार कोई बड़ा फैसला इस तरह से ले सकती है कि अभी नहीं खोले जाए, क्योंकि उनका कोई बहुत बड़ा एग्जाम भी नहीं है। ये अलग बात है कि एग्जाम तो एग्जाम है, पहली का बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है तो उसका भी विकास बाधित हो रहा है, और बड़ा बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसका भी कैरियर बाधित हो रहा है। तो ये चीजें हैं, लेकिन नई जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो है ये परेशानी फिलहाल है।
फिलहाल ये परेशानी जो है है, और इसको देखना होगा कि किस तरह से जो है इससे निपटते हैं। बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम ने आज पूरा कहर बरपाया। शाम होने तक हालांकि मौसम साफ हो गया। इस वक्त जहां मैं हूं लोअर हिमाचल में, वहां पे अब तारे लगे हुए हैं। बारिश थम गई थी दोपहर को। शिमला में भी बर्फबारी जो है हल्की हो गई है और रात को थमने के आसार हैं इसके। लेकिन आज जो है जमकर बर्फबारी हुई है और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 667 667 जो सड़कें हैं वो ठप हो गई हैं। 2840 ट्रांसफार्मर, ये अब तक की सूचना है हमारी, कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है। 2840 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं बिजली के और 730 रूटों पर जो है बस सेवा प्रभावित रही है। हालांकि मौसम जो है अभी 8 फरवरी तक जो है खराब बना रहेगा ऐसा कहा गया, लेकिन बर्फबारी का दौर शायद जो है कल से जो है बीच में 2 दिन का गैप है, उसके बाद फिर से लौटेगा। कितना लौटेगा कितना नहीं देखना होगा। दिल्ली में 19 साल की ठंड का रिकॉर्ड जो है फरवरी का वो टूटा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो राजधानी शिमला की स्थिति ये हो गई है कि वो चौतरफा एक तरह से कट गया है। हल्की सी बर्फबारी होती है, कुफरी फागू वाला जो पैच है वो ऊपर के लिए यातायात को बाधित करता है, बाया बसंतपुर सुन्नी जो है यातायात चलता है। लेकिन आज जो है सोलन कसौली में बर्फबारी हुई है। यहां तक कि चिंतपूर्णी में भी इतने ज्यादा ओले पड़े कि लोगों को यह आभास होने लगा कि बर्फ गिर गई है। 2012 के बाद चिंतपूर्णी को एकदम सफेद पाकर जो है वहां आने वाले श्रद्धालु सैलानियों को लगा कि ये तो बर्फ पड़ गई। हालांकि वो ओले थे, लेकिन ये इस चीज से आप ये नाप सकते हैं कि मौसम कितना ज्यादा सर्द है और कहां तक चीजें जा रही है। कि चिंतपूर्णी जो बहुत लोअर हाइट पे माना जाता है, वहां पे भी जो है पूरी छत है, पूरा बाजार इस तरह से भर गया कि ऐसा लग रहा था दूर से देखकर कि बर्फ ही है। जिसको बर्फ और ओलों में फर्क पता नहीं है उसके लिए बर्फ ही थी, लेकिन वास्तव में वहां ओले पड़े हैं। शिमला के खदराला में दोपहर तक 3 फुट से अधिक बर्फ रिकॉर्ड हो चुकी थी। कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, चौपाल और खिड़की में 1.25 से 2.25 फीट, चंबा के सलूनी में 3 फुट, मनाली में 1.25 फीट, मेन मनाली में, निचार में 1 फुट ताजा हिमपात हो चुका था। ये दोपहर तक की सूचना है जी। और भटियात में 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर, नाहन में 59.4 मिलीमीटर, ऊना में 52 मिलीमीटर, बिलासपुर में 36 मिलीमीटर, हमीरपुर में 40 मिलीमीटर और कांगड़ा में जो है 47 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं मौसम का। लेकिन कल से थोड़ा खुल जाएगा। लोअर रीचेज में शायद धूप भी निकल जाए। आज दोपहर बाद भी धूप निकल गई थी, लेकिन जो है अभी अपर रीचेज को है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जी। अब बात करते हैं पुलिस के एक बड़े अफसर की, जिसने एक बड़ी ठगी को जो है वो अंजाम दिया है। ये जो मामला है ये जब पुलिस के उसमें संज्ञान में आया तो फिर जो है एक बड़े रैकेट का भी जो है भंडाफोड़ हुआ। ये एक कोई मिस्टर विनय अग्रवाल हैं जी। इनके खिलाफ भराड़ी पुलिस स्टेशन में जो है सीआईडी का जो थाना है वहां पे एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी और इसके बाद पता चला कि इन्होंने जो है कुछ लोगों से जो है पैसे ठगे हैं। आईजी खुद को आईजी बताकर जो है इन्होंने कुछ लोगों से पैसे ठगे हैं। अब किन से ठगे हैं किसके नहीं ये पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन ये जो अमाउंट है ये 1,49,00,000 के आसपास है। ये विनय अग्रवाल इनका नाम बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अपने आप को आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है पोज करते हैं, लेकिन कहां के आईजी है कहां के नहीं ये नहीं बताते किसी को। लेकिन ये फर्जी है मामला, ये आईजी नहीं है ऐसा पुलिस का मानना है। और अब इनको और इनके साथियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि इनके साथियों में जो है हरियाणा पुलिस के कुछ लोग भी हैं, ये उनके साथ आते थे हरियाणा पुलिस के एम्प्लॉयज के साथ, वो बाबरदी और अपने हथियारों के साथ आते थे और कहीं भी जो है चेकिंग का या दबिश का या रेड का जो है ड्रामा पूरा रचा जाता था और फिर पैसे ऐंठे जाते थे। जाहिर है जहां से पैसे ऐंठे जाते होंगे वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो रही होगी, लेकिन यह भी तो गड़बड़ी है कि किसी को इस तरह से लूटा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर नाम सामने आ जाते तो आपको यह भी पता लग जाता कि किससे ऐंठे हैं। जाहिर है आप उसी से पैसे ऐंठ सकते हैं जिसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी हो। और इस तरह का दिमाग ये चल रहा था। अब इनको लेकर जो है एसआईटी बनाई गई इनको पकड़ने के लिए और इनके साथियों को पकड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है पुलिस को शक है कि ये है, और अभी तो 1.5 करोड़ का ही मामला सामने आया 2-3 जगह का, लेकिन ये अरबों का भी हो सकता है ऐसा पुलिस का मानना है। और इसके लिए एसआईटी बना दी गई है। रोहित मालपानी आईपीएस है उनकी अध्यक्षता में। इसमें एसपी गौरव सिंह को भी जो है मेंबर बनाया गया है और इसके अलावा वीरेंद्र कालिया एसपी सीआईडी क्राइम जो है उनको भी रखा गया। तो 3 एसपी लेवल के अधिकारी हैं, एक एडिशनल एसपी हैं और एक जो है डीएसपी हैं। और इसके अलावा 5 जो पर्सनल है उसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 2 जो है सब इंस्पेक्टर्स हैं और एक जो है एएसआई है। तो ये एएसआई 2 इंस्पेक्टर 2 सब इंस्पेक्टर ये 5 लोग हैं,
5 लोग हैं और 5 जो हैं दूसरे आईपीएस और एचपीएस रैंक के लोग हैं। तो इतनी बड़ी भारी भरकम अगर एसआईटी बनाई गई है तो आप सोच सकते हैं कि क्या मामला होगा। और राजधानी में जो है पुलिस की नाक के नीचे ये सारे काम हो रहे थे। सूचना मिली, किसी ठगे हुए व्यक्ति ने जो है सूचना दी, उससे ज्यादा पैसे खाली होंगे किसी ने, तब जाके ये मामला जो है खुला। और अब इस पे जो है बड़ा जो है एक खुलासा 1-2 दिन में हमारे को जो है देखने को मिल सकता है। ये जो है अगली खबर थी। और अब जो है हम बात करेंगे सबसे पहले जो कर्मचारियों के मसले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। एनएचएम की बात करते हैं। लंबे समय से एनएचएम का जो संघर्ष है उसको हम आवाज दे रहे हैं और ये आवाज जो है सरकार तक पहुंची है, सरकार ने सुना भी है, इनको कहा भी है कि 3 महीने के भीतर जो है आपको जो है रिलीफ दे दिया जाएगा। और उसके लिए 1 जनवरी से जो है इनको जो है बढ़ा हुआ वेतन एट पार विद जो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो रेगुलर होने के लिए जो अनुबंध पे कर्मचारी आए हुए हैं उनके पार दे दिया जाएगा। जो होता है ना कि 2 साल अनुबंध पे रहेगा, प्रोबेशन पे आएगा उसका, तो प्रोबेशन के बराबर जो है इनको ग्रेड पे जो है जो मिलनी शुरू हो जाएगी, ये कहा गया है। हालांकि अब अगले महीने से ही होगी, लेकिन ये भी कहा गया कि 5 या 6 मेंबर की एक कमेटी बना के जो है आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन इसके बाद ये चुप नहीं है। इनको लगता है कि देखिए दूध का जला छाछ को फूंक मार कर पीता है। इन लोगों के साथ बरसों से यही हो रहा है। यहां तक कि कैबिनेट ने घोषणा भी कर दी, उसकी नोटिफिकेशन भी आ गई, लेकिन नोटिफिकेशन लागू नहीं हुई। 2 ही जगह लगा हुई, 2 बड़े अस्पतालों में, और बाकी जगह रह गई। इसलिए इनको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इनको मीठी गोली दे दी हो और उसके बाद मामला ली। और यही वजह है कि आज भी इनकी इस समय भी इनकी एक वर्चुअल मीटिंग चल रही है और उसमें अगली रणनीति बन रही है। साफ इन्होंने कर दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम मामले को जो डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करेंगे। कमेटी बन जाए 1-2 दिन में, मंडे तक बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कमेटी की बैठक फिक्स हो जाए, उस बैठक में जो एजेंडा है वो फिक्स हो, उस पर डिस्कशन हो, इस तरह से मामला आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कह दिया कि आपके लिए कमेटी बनाएंगे और उसके बाद चुप बैठ जाइए, जैसे कुछ और कमेटियां बनी थी और चुप बैठ के उनको पता नहीं है। एचपीवीए वाला मामला जो है उसके लिए तो कमेटी को नहीं कहा गया, उसके लिए तो कहा गया कि आपका बनता है, आपको रेगुलर करना है। पशु सहायक जो है पंचायतों में लगे हुए उनको रेगुलर करना है, 507 उनकी पोस्ट है और उनके लिए बजट में जो है घोषणा आएगी। तो इसके बाद उन्होंने अपना जो है आंदोलन वापस ले लिया था। जल रक्षकों ने जल शक्ति मंत्री के आग्रह के बाद या उनकी जो हस्तक्षेप था उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो 3 तारीख का जो प्रदर्शन था जिसमें उन्होंने ध्यान आकृष्ट करना था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, वो वापस ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद जल रक्षक भी जो है उनको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मीठी गोली वाला मामला हो। हम भी नहीं चाहते कि उनके साथ इस तरह से हो। आज जल रक्षकों ने माननीय मुख्यमंत्री को एक मार्मिक चिट्ठी लिखी है और 9,000 के आसपास इनकी नफरी है, 3600 रुपया इनको मिलता है। इन्होंने कहा कि सविनय निवेदन है ये कि जो भी करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें जो वेतन दिया जाता है वह हमारी मेहनत का आज की महंगाई में गुजर बसर करने के लिए उपयुक्त नहीं है। निश्चित तौर से 3600 रुपये मिलते हैं इनको और आज की महंगाई में 3600 रुपये में एक बंदा भी जो है अपना खाना ढंग से नहीं खा सकता, परिवार पालना तो दूर की बात है। और ये इसलिए जो है हमारे सेवाओं के अनुरूप जो है हमको वेतन दिया जाए, ये चाहते हैं जी। और ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि 8 साल की अवधि के बाद बाकी विभागों की तरह हमें भी अनुबंध पर लिए जाए और उसके बाद जो है जो नीति है उसकी नीति के तहत हमको रेगुलर कर लिया जाए और पूर्ण रूप से हमें जल शक्ति विभाग के अधीन लिया जाए। क्योंकि अभी इनको पार्ट टाइम वर्कर बोला जाता है। जब पार्ट टाइम शब्द जुड़ जाता है तो फिर जो है ये मामला जो है परेशानी में ले जाता है इनको, क्योंकि इनको फिर उतना वेतन देते हैं। लेकिन दरअसल वास्तविकता क्या है कि ये पूरा दिन काम करते हैं। अगले तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा कि हम पूरा दिन काम करते हैं और जो है 8 से 10 घंटे हम काम करते हैं। बीच में बिजली के बिल भी जो है वो जो है वो आपकी जो पानी के बिल जो है उनको भी जो हम डिलीवर करते हैं और बाकी दूसरे काम भी विभाग के हम करते हैं। और एक तरह से सुबह हम जाते हैं तो शाम को ही घर आते हैं, बीच में पार्ट टाइम वाला मामला नहीं है। इसलिए हमारे को जो उस लिहाज से देखा जाए और हम सब उपरोक्त मांग करते हैं कि कोरोना के कठिन समय में हमने जो है अपने विभाग की सेवाओं में कोई कमी नहीं आने दी। हमने अपने आप को रिस्क पे रखकर भी विभाग के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारी इस जो है मांग को पूरा किया जाए। और जब आप सबको, इन्होंने ये भी लिखा है कि जब आप सबको राहत दे रहे हैं तो हमको भी दे दीजिए, हम भी आप ही के बच्चे हैं। तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के ही बच्चे हैं। तमाम कर्मचारी जो हैं, चाहे वो उम्र में बड़े हैं चाहे छोटे हैं, सरमाएदार तो मुख्यमंत्री है, सरकार माई बाप है। और जल रक्षकों की ये मांग जो बिल्कुल जायज है, इसलिए हम इसको जो उठा रहे हैं। हालांकि हमने बीच में 1-2 दिन इसको छोड़ा, शांति पे छोड़ा, क्योंकि हमें लगा कि इन्होंने जो अपना आंदोलन वापस लिया उसके बाद थोड़ा चीजें जो है नहीं रहेंगी। लेकिन आज जो है हमको ये चिट्ठी आई है कहीं से और इसका मतलब है कि इनको भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको भी
मीठी गोली देकर जो है चुप करा दिया जाए। उसके बाद बजट निकल गया, उसके बाद फिर ये होता है कि अब तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद करेंगे जी, हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और दृष्टि पत्र में करेंगे। लेकिन दृष्टि पत्र में भी इनका मामला था, जो पिछली बार आया था बीजेपी का दृष्टि पत्र, उनका मामला भी था, एनएचएम वालों का भी था, एचपीवीए वालों का भी था, और जीपीवीए वालों का भी था, ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट का मामला भी था। उसमें और भी बड़े मामले थे, उनकी भी चर्चा करेंगे, आएंगे अभी धीरे धीरे उन चीजों पे भी आएंगे। एक एक दो नहीं, पूरे 6 दृष्टि पत्र पड़े हुए हमारे पास, और विधायकों ने अलग से जारी किया था विजन डॉक्यूमेंट, वो भी हमारे पास है, उसकी भी चर्चा करेंगे आगे आगे। लेकिन ये मामला जो है इनका इस तरह से फंसा हुआ था। और एक छोटी सी खबर मैं बीच में और लेना चाहूंगा आपके लिए कि आज जो है उत्तराखंड में जो है कांग्रेस ने जो है अपना घोषणा पत्र लूंगा। और ये देखिए, मैं आपको घोषणा पत्र उत्तराखंड का बता रहा हूं कांग्रेस का। और कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि किसी भी कीमत, किसी भी हाल में जो गैस का सिलेंडर है, घरेलू गैस का सिलेंडर, वो 500 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी 501 हुआ तो 1 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी, 500 से 700 हो तो 200 रुपए की सब्सिडी देगी, 1000 हो तो 500 की देगी। उन्होंने साफ कह दिया। और ये वो मामला नहीं रहेगा कि आपके खाते में आएगा फिर 33 रुपए आएगा, फिर 36 रुपए। ये उन्होंने साफ किया है। 21 तरह की पेंशन है जी। महिलाओं को सरकारी बसों में जो है मुफ्त बने, जो यात्रा की बात है, 100 यूनिट बिजली और 200 यूनिट अगले साल, 200 यूनिट इस साल 100, अगले साल 200 यूनिट, मतलब सत्ता में आते ही 100, फिर उसके 1 साल बाद में 200 कर देंगे। 40% रोजगार जो है सरकारी वो महिलाओं को दिए जाएंगे। और पुलिस विभाग में भी 40% पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ये वहां छोटा सा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। ये देखिए, ये जिनको पार्ट टाइम बोलते हैं ना, आशा और आंगनबाड़ी, तो इसमें जल रक्षक भी उसी में लेते हैं इनको। तो इनका सबका मानदेय जो है बढ़ना चाहिए। और कम से कम मानदेय इतना होना चाहिए कि मान सम्मान जो है आदमी का बना रहे। मानदेय का मतलब यही है ना कि उनको मानदेय जो है मान सम्मान तो रहे ना उसमें। ऐसा क्या है कि 3600 रुपए लिए ना, अब ये पता लगता है कि मैं इसमें चाय पीऊं या घर चलाऊं, उसमें भी 3600 रुपए में से आधा किराए में चले जाता होगा आने जाने में। दिन में आदमी जब कहीं बैठा हुआ 2 जगह चाय भी पीता है तो 3600 रुपए तो अपने पे भी खर्च हो जाता है, बल्कि उसमें भी कमी रहती होगी। तो ये जो है देखना होगा। अब जो है बात करेंगे जी हम मूल रूप से पीजीटी आईपी की। उन पे दोहरी तिहरी मार पड़ रही है। ये 2 तरह के मामले हैं, 3 तरह के, इसको समझना होगा। पीजीटी आईपी में लंबे समय से मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो पोस्ट है हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में, एक तो ये 2012 के बाद शायद भरी ही नहीं है, भर्ती नहीं है उसमें। 2016 में जो भर्ती की निकली थी वो कोर्ट में चली गई। ये मामला जो था जी, ये बेसिकल इस तरह से है कि सरकार ने जो है एक सरकार की स्कीम है कि हम लोगों ने जो है कंप्यूटराइजेशन की ओर बढ़ रहा है पूरा देश, पूरी दुनिया, तो हम लोग भी उससे छूते नहीं रहेंगे, तो स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देनी है। उसके लिए जो है अभी क्या मामला है कि 40,000 प्रोफेशनल एक तरफ हैं जिनके पास जो है बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तमाम डिग्रियां हैं, लेकिन वो भर्ती नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए जो है शर्त लगा दी है कि ये लेक्चर कंप्यूटर साइंस बोल लीजिए या पीजीटी आईपी बोल लीजिए, इनके ऊपर जो है 2015 में जब भर्ती होनी, 2016 की जो भर्ती होनी थी उसमें जो है ये शर्त लगा दी गई थी। बेसिकली क्या हुआ कि पीजीटी आईपी का जो पद था जी, इसको जो है इसके जो R&P रूल्स थे 2010 में जो है बनाए गए थे, उसमें लिखा गया था कि इसमें 50% जो है डायरेक्ट भरे जाएंगे और 50% जो है सीधी भर्ती से आएंगे। 50% जो है, माफ कीजिए, 50% सीधी भर्ती से आएंगे और 50% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो ये 2 स्टेक होल्डर होंगे जी। जो पहला है डायरेक्ट भर्ती वाला, उनका कहना है कि शर्त लगा दी 2015 में कि 5% का जो है 5 साल की जो है शिक्षण का अनुभव वो जरूरी है। अब मजेदार बात है कि कहां से लाएंगे, जबकि बाकी टीजीटी पीजीटी जो पोस्टें हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, उसमें इस तरह से नहीं है। अब ये कहां से लाएंगे, इनकी समस्या ही है। इसलिए ये कोर्ट में चले गए, 2016 में ये कोर्ट में चले गए और तब से मामला कोर्ट में अटका हुआ है। 72 के आसपास इसकी जो है हियरिंग हो गई है। वहां क्या होता है क्या नहीं होता ये माननीय अदालत के ऊपर है। ये माननीय अदालत का जो है कार्यक्षेत्र, उसमें तो हम कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन सरकार के नियमों का झोल देखिए। ये एक स्टेक तो यहाँ 40,000 के आसपास है इनकी संख्या, जो चाह रहे हैं कि नौकरियां मिलें। 850 पद खाली पड़े हैं, 550 कॉलेज में भी भरना है। 135 कॉलेज में से मेरे ख्याल 3 दर्जन कॉलेज में ये सब्जेक्ट है। लेकिन टीचर जो रखे जाने हैं, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले रखे जाने हैं, वो इसलिए नहीं रखे जा रहे कि एक तो कोर्ट में भर्ती फंस गई, और कोर्ट में भर्ती क्यों फंसी है, क्योंकि 5 साल के अनुभव की शर्त लगा दी है। अब देखिए, इस शर्त का दूसरा नुकसान किसको हुआ? उन लोगों को जो लगभग 2000 के आसपास इनकी नफरी है, ये 1500 के आसपास, 1300 से 1500 के आसपास में, उन लोगों को जो
टीजीटी साइंस भर्ती हुए थे और उनके पास जो क्वालिफिकेशन थी वो किसी के पास पीजीडीसीए था, किसी के पास डीसीए था, किसी के पास बीसीए था, किसी के पास जो है एमसीए था। और वो कंप्यूटर के लिए जो है उन्होंने उनकी उम्मीद थी कि उनको जो पीजीटी आईपी, जिसको अब जो है लेक्चर कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं, पीजीटी में जब जो 50% की जो प्रमोशन वाला मामला था जब होगी तो वो प्रमोट होंगे उसमें। लेकिन जब ये शर्त लग गई 27/6/2015 को जो ये 5 साल वाली जो शर्त लग गई, तो ये उसमें भी जो है उनको लगा कि प्रमोशन में नहीं लगी थी। उस समय ये नहीं कहा गया था कि प्रमोशन के लिए भी जरूरत है, ये डायरेक्ट भर्ती के लिए गया। लेकिन 23/8/2016 को एक और नोटिफिकेशन आती है और उसमें जो है दोनों पर लागू हो जाती है और वही मामला फंस जाता है, वही मामला फंस जाता है। अब जो तो बाहर हैं, जिनको नौकरी चाहिए, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो अनुभव कहां से लाएं, और जो पढ़ा रहे हैं, नौकरी में अंदर है, जिनको लगता है कि हमने प्रमोट होना है, उनकी दिक्कत यह है कि जब 6ठी से 10वीं के लिए ये सब्जेक्ट ही नहीं है अभी, तो वो 5 साल का अनुभव कहां से लाएं? क्योंकि वो टीजीटी साइंस के तौर पर भर्ती है, उनकी क्वालिफिकेशन उस लिहाज से है कि उनको प्रमोशन इस कोटे में मिलनी है, लेकिन मिलेगी तब जब 5 साल का अनुभव होगा, और 5 साल का अनुभव है नहीं उनमें सेवाकाल के दौरान। ये समस्या फंस गई। तो ये लोग यहां फंस गए जी, ये लोग यहां फंस गए। तो ये डबल मामला है। अब जो है एक तीसरा स्टेक भी है। तीसरा स्टेक ये है कि 1998 से कुछ लोग जो है शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों के तौर पर सेवाएं दे रही हैं। इनको पहले रखा गया जी 1998 से 2012 तक सेल्फ फाइनेंस के जरिए। सेल्फ फाइनेंस पे बच्चों की फीस आती थी, उससे सेल्फ फाइनेंस की जो स्कीम अभी भी है कई जगहों पे, उसके बेसिस पे थी। उसके बाद इन्हें जो है आउटसोर्स कर दिया एक कंपनी के माध्यम से, अभी भी उसी के अधीन है। अब आउटसोर्स की कंपनियों का मामला फंसा हुआ है। 125 कंपनियां जम के जो है शोषण कर रही हैं, सरकार से अलग पैसा ले रही हैं। जिसको 15,000 रुपये रखा जाता है उसको 12 दिया जाता, 3 उसका खा जाती हैं, और रिकॉर्ड कोई नहीं है। ये आउटसोर्स को लेकर महेंद्र सिंह की जो कमेटी बनी है, महेंद्र सिंह, सुखराम चौधरी और उसमें सुरेश भारद्वाज हैं, वो तमाम जो कमेटियां हैं वो जो है इसी तरह से बनी हुई आउटसोर्स वाली, और वो अभी तक जो परेशान है कि क्या करना क्या नहीं। तो इनको आउटसोर्स कंपनी के जरिए जो है वो रख लिया, और उसके बाद जो है समझ में ये नहीं आया कि क्यों नहीं किया। और अगर आप देखें तो किसी शिक्षक वर्ग का इतना शोषण जो है नहीं हुआ, इनका ये कहना है। ये प्रेस नोट इनका भी आया हमारे पास कि जितना जो है इनका हुआ इनको लगता है। तो ठीक है, शोषण तो सबका शोषण ही है जी, किसी का कम ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि शोषण तो शोषण ही है। और जो है इन्होंने कहा कि आउटसोर्स एम्प्लॉयज की सेवाओं को जो है कई जगहों पर नियमित भी किया गया, लेकिन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। ये तब से जो है उस तरह से फंसे हुए हैं। तो ना ये आ पा रहे हैं, यहां तक कि प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल्स को भी कई जगहों पे गवर्नमेंट टेक ओवर करती है, और उनमें जो स्टाफ होता है उनको जो है चाहे वो कैसे भी लगाओ, चाहे प्राइवेट लगाओ, चाहे आउटसोर्स जैसे भी लगाओ, उसको अपने यहां मर्ज कर लेती है। लेकिन इनको लेकर भी कोई नीति नहीं है। ये उसी कंपनी के थ्रू चले हुए हैं, और मामला भी सरकार भी चुपचाप बैठी, अधिकारी चुपचाप बैठे हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो ये जो है परेशान है। इनका ये भी कहना है कि पीटीए, पैट और पैरा वालों के लिए जैसे सरकार ने नीति बनाई थी तो हमको भी बना देते, तो हम भी जो है इसमें मर्ज हो जाते। तो ये है। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं, जो एज कंप्यूटर शिक्षक लगे हैं, वो देख लिया आपने कि ये भी जो है खुश नहीं है। और जिनको उम्मीद है कि हमने लगना है, प्रमोशन होनी है हमारी, उनके लिए आपने अड़ंगा अड़ा दिया 5 साल का। और जिन्होंने यही अड़ंगा जो है उनके लिए भी परेशानी पैदा कर रहा है कि जिन्होंने हायर डिग्रीज ली हुई है और उन्होंने पीजीटी के ऊपर जो है नौकरी अप्लाई करने की जो है उनकी मंशा है कि हमने वहां काम करना है। तो ये पूरा मामला जो है इस तरह से उलझ गया, सिर्फ एक क्लॉज की वजह से। दूसरा जो लगे हुए हैं कंपनी के अधीन लगे आउटसोर्स, उनका मामला ठीक है, उनको भी जब आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनेगी तो निश्चित तौर से वो भी आएंगे जी। लेकिन ये सारे का सारा मामला जो है इस तरह से हो गया। अब ना एक सुखी, ना दूसरा सुखी, ना तीसरा सुखी। गेहूं के साथ घुन पिसता है, इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता। और ये दुखद है, ये दुखद है कि इनके लिए नीति नहीं है कोई। और बड़े बड़े दमगजे हम लोग भरते हैं। अभी भी देखा लैपटॉप देंगे जी, अब तो खैर उसको वो योजना भी जो है मेधावियों की आ गई स्मार्टफोन पे। तो चलिए, अब आप आज की डेट में स्मार्टफोन भी अपने आप में कंप्यूटर हैं। मैं अभी आपके सामने जो बात कर रहा हूँ लैपटॉप से करता था पहले, अब मैं स्मार्टफोन से ही कर रहा हूँ, और सारी दुनिया से ही कर रही है। लेकिन बात यह है कि उसको दे के करेंगे क्या? आपने जिन्होंने पढ़ाना है, जो सक्षम है कंप्यूटर पढ़ाने में, आपने उनके लिए एक चक्कर भी चला रखा हुआ, उसमें नियमों के चक्कर में फंसे हुए हैं। सरकार अगर अपनी ये 5 साल वाली शर्त को वापस ले लेती है तो ये अदालत में मामला अपने आप ही सीधा हो जाएगा। आपने शर्त वापस ली, भर्ती खुल गई,
जो एलिजिबल है, जो डायरेक्ट आ सकता है वो डायरेक्ट आए मेरिट में, जो 50% के कोटे से आपने कहा है कि हमने प्रमोशन करना है उनको प्रमोशन से कर दो, और आउटसोर्स की पॉलिसी में जो है ये लोग जो लगे हुए हैं ऑलरेडी कंप्यूटर शिक्षक लगे हुए हैं, इनका भी कुछ बेड़ा पार कर दो। सरकार ही करती है कर्मचारियों का बेड़ा पार जी। तो ये है जी। तो ये अनुबंध की शर्त जो है, ये अनुभव की जो शर्त है, ये इस तरह से दो जो स्टेक होल्डर हैं इस पूरे मामले के, उन पे पड़ रही है भारी। और तीसरे स्टेक होल्डर्स का भी अभी प्रश्न उठाया कि हम लोग जो है पहले सेल्फ फाइनेंस पे लगे और उसके बाद जो है उनको आउटसोर्स कंपनी को दे दिया, और उसके बाद शुद्ध ही नहीं ली कि क्या है क्या नहीं है, जबकि इस बीच में कई पदनाम कई उपनाम इस तरह के आए जिनको इस तरह से लगाया और उनको बाद में रेगुलर किया। अच्छी बात है, जो रेगुलर हो गए वो हो गए, उनका हक बनता था। अगर कोई व्यक्ति वर्षों से सरकार को सेवा दे रहा है अपनी, तो अपना एक तरह से पूरी एज और पूरी जो है जीवन उसको दे रहा है, तो उसको फिर हक है रेगुलर होने का, चाहे वो हमारे जल रक्षक ही है क्यों नहीं है, चाहे वो हमारे पंप ऑपरेटर क्यों नहीं है। ये मामला है। बाकी बहुत से लोग मैं देख रहा हूं बीएड वाली भर्ती का पूछ रहे हैं, मामला सब जुडिस है जी, उस मामले पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। और अपॉइंटमेंट्स को लेकर मैम बैठक हो रही है, पूछ रहे हैं मनोज जी पूछ रहे हैं टीजीटी के अपॉइंटमेंट्स का जी। और ये जो है ये मामला है हाई पावर कमेटी में। कल भी हमने आपको एक सूचना दी थी, कुछ नियमों पर सहमति बनी है, चाहे वो एसएमसी वाले हैं उनको लेकर भी बनी है। अब देखिए कैबिनेट में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। कैबिनेट का इंतजार सबको रहता है, हमें इस चीज का इंतजार रहता है कि आप अपनी बात हमारे पास पहुंचाएंगे तो हम उसको निश्चित तौर से उठाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, देखिए दिन में 1000 के आसपास फोन और मैसेज आते हैं और हम उनको यथासंभव सुनने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है, जो किसी भी प्रोफेशनल की होगी, कि कोई उठा के फोन कर दे तो मुझे नहीं पता कि कौन है, मैं उसको नहीं जानता हूं। इसलिए आपके जिन जिन लोगों के, अगर किन्हीं और लोगों के भी मुद्दे हैं, वी आर हैप्पी, आपकी आवाज उठाएंगे। लेकिन आपका कोई संघ अगर बना हो तो आधिकारिक होता हो, तो उसके आधिकारिक का अगर मेरे को कोई मैसेज आता है, व्हाट्सएप अगर करते हैं, नंबर अब सबके पास है, नंबर बनाने की जरूरत ही नहीं रही, तो फिर उसको हमें डील करना इजी हो जाता है। हमें कोई चीज पूछनी तो उससे पूछी जा सकती है। जीआईटी 817 का मामला अलग था, वो लड़कों का कोई संघ नहीं था, तो उनका मैं सारा अटेंड कर रहा देख रहा था। हालांकि वो उनकी एक अच्छी बात ये भी थी कि वो एक मैसेज टाइप करते थे 10-20 लाइनों का जो था, और 10-20-15 हजार जितने थे वो उसी मैसेज को भेजते थे। तो 10-15 मैसेज के बाद हमारे को क्लियर हो जाता कि आज ये लोग जो है, ये मुद्दा जो है इनका है, ये पॉइंट्स उन्होंने बताए, ये चीजें उठाने चाह रहे हैं। इसलिए मैं जितने भी मेरे बाकी जो साथी हैं हमारे देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारा मुद्दा, बहुत से आते हैं कि आप ये मुद्दा उठाइए, लेकिन हमारी मजबूरी भी समझिए। आप आपका जो आधिकारिक रूप से कोई फ्रंट है, या चलिए रजिस्टर नहीं भी है, लेकिन कोई प्रवक्ता उसका है आपकी ग्रुप का या संगठन का या संस्था का, उसके माध्यम से आता है, तो हमें भी थोड़ा समझना इजी हो जाता, और हम भी कम से कम ये क्लैरिटी होती है कि कोई मुद्दा हमने इस पर पूछना है, कोई चीज कोई पॉइंट हमने डिस्कस करना है, तो किससे पूछे, तो उसको हम फोन कर लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अभी हम जुड़े रहेंगे और बातें करते रहेंगे सारी इन चीजों की। पुलिस वाला मामला हमारे ध्यान में है। अभी मुख्यमंत्री ने हमको आश्वस्त किया था कि जब तक उसकी नोटिफिकेशन होती है तब तक कई चीजें उसमें सुधरेंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जरूर सुधरेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब वायदा करते हैं तो वो हवा में वादा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि चलिए आप आए हैं तो आपने ये पूछा तो मैं वादा करता, ऐसा नहीं है। उनके ध्यान में पूरा मामला होगा और उसको स्टडी वो कर रहे हैं। इन चीजों को भी हम ध्यान में उनके ला रहे हैं, निश्चित तौर से उनको स्टडी कर रहे हैं। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए तो हैं ही, लेकिन आपकी मांग के लिए भी है, क्योंकि हम इनको कंपाइल करके, हमने एक टीम लगाई हुई है, हम इनको कंपाइल करके किस समस्या को लेकर कितने कमेंट्स हमारे पास आए, इसका एक डाटा हम सरकार को भेजते हैं, और उसके जो ऊपर जो है फिर पता भी करते हैं कि उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। 10 बज गए हैं और मैं आपको ज्यादा जो है परेशान नहीं करूंगा। एक मैं आपसे व्यक्तिगत सलाह भी चाहता हूं। बहुत से हमारे दर्शकों के जो है ये इच्छा है कि सर्दियां बहुत ज्यादा है, देर रात जागना पड़ता है, थोड़ा सा बुलेटिन जो एडवांस कर दिया जाए। तो अगर करें तो कब करें, कितने बजे करें, 8:30 बजे करें, 9 बजे करें, और क्या करें, या 9:30 ही ठीक है, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका भी मेरे को सलाह दीजिएगा, आपकी सलाह के अनुसार चलेंगे, आपके कहे के अनुसार चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। 817 वालों की तो टाइपिंग शुरू हो गई जी, टाइपिंग टेस्ट आप दीजिए बिल्कुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट।
अनुकंपा वालों का तो दे दिया ना जी, उसके लिए क्लियर कर दिया उन्होंने कि क्लास 4 की जो है उसके लिए अब फाइनेंस की जो है करुणा मूलक के लिए नौकरियों के लिए क्लास 4 में जो है फाइनेंस की मंजूरी जरूरी नहीं है, विभाग अपने स्तर पर रख सकते हैं। 5% की सीलिंग जो थी वो भी वेव ऑफ कर दी है, अब उसमें जितने हैं उतने भर दिए जाएंगे। और जो ऑप्शन थी पहले क्लास 3 के लिए और क्लास 4 के लिए, उसमें भी अब जो रिलैक्सेशन कर दिया कि जिसने क्लास 3 के लिए ऑप्ट किया है वो चाहे तो अगर उसको लगता है कि जल्दी नौकरी मिल चाहिए तो क्लास 4 के लिए भी ऑप्ट कर सकता है जी। ये उसमें हो गया था जी, कैबिनेट ने कर दिया था जी। 9 बजे करें, ठीक है जी। आने लगी जी बहुत से लोगों की 9 बजे, बस मैं ये देखना चाहता हूं कुछ कोई कह रहे 9 बजे करें, 8:30 करें, 9 करें या 9:30 ही रहने दें, ये भी आप मुझे बता दें प्लीज काइंडली जी। अनुभव शर्त हटाने की बात कर रहे हैं जी पीजीटीआईपी के लिए, दोनों पक्ष कर रहे हैं, और वो तीसरा पक्ष जो अभी काम कर रहे हैं वो ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 9:30, ठीक है, मैं इसका भी मीन निकाल लूंगा जी, 9:30 ठीक है या 9 बजे या 8:30 जो भी है, इसका भी देख लूंगा जी मैं इसको, और इस पर भी करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी। जस्टिस फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, दोनों तीनों ही किस्म के जो लगे हुए हैं नौकरी पर भी, उनके भी, जिनको लगना है उनके लिए भी, और जो प्रमोशन देख रहे हैं उनके लिए भी, तीनों के लिए जस्टिस फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल, सारे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स आते हैं जी। कल की हॉलिडे नहीं है जी, कल की हॉलिडे हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये अच्छा आपने सवाल पूछा जी। और कल की हॉलिडे जो है उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में है, बसंत पंचमी को वहां छुट्टी होगी, तो हिमाचल प्रदेश के जो कार्यालय, जैसे हिमाचल भवन है, वहां हमारे दूसरे ऑफिस है, पब्लिक रिलेशन का भी एक ऑफिस है, पूरे का पूरा जो है वहां पे एक तरह से पीडब्ल्यूडी का भी एक, अभी देखिए हुआ है वहां पे, पूरा विंग बैठता है पूरा, और वहां पे रेजिडेंट कमिश्नर भी बैठते हैं, तो पूरा स्टाफ जो दिल्ली में काम करता है हिमाचल प्रदेश का अलग अलग लगे, भले ही वो नोएडा का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उसमें लगे हों, उनके लिए भी कल की छुट्टी है, यहां नहीं है जी, यहां नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी। जी जी बिल्कुल, 1867 ही पाएंगे आप, 1817 वालों आप 1867 ही पाएंगे जी। थैंक यू जी, थैंक यू। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए लेकिन आपको जानते हैं उन तक भी आपकी बात पहुंच जाए, तो वो भी आपको सपोर्ट में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।